गुड इवनिंग एवरीवन। जो जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो कमेंट में अपनी क्वेरी डालें। एंड जो लाइव देख रहे हैं वो चैट के थ्रू मेरे को मैसेज करें। ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? कंफर्म करेंगे एक बार मेरे को, मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है? मेरी वॉइस आ रही है? ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि बुक्स को फाइनल करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया था अपना, कि हम ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे फीड करेंगे किसी सॉफ्टवेयर में। मैंने टैली में करके दिखाया था आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट से। ठीक है जी। अगर इसमें किसी को क्योरी है तो आप अभी डाउट पूछ सकते हैं, 5 मिनट वी विल चेक डाउट। अगर डाउट कोई है लास्ट सेशन से रिगार्डिंग तो आप मेरे को बताइए, नहीं तो मैं अपना आगे का अपना सेशन अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था कि ओपनिंग बैलेंसेस कैसे फीड करेंगे टैली में। ठीक है। और अब आगे के स्टेप देखेंगे हम, जैसे प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये कैसे करेंगे ये करके दिखाऊंगा मैं आपको आपको अभी टैली में। ठीक है। रिकंसाइल सेल परचेस आउटपुट एंड इनपुट टैक्स विद जीएसटी रिटर्न, ये कैसे करते हैं। क्लियर सस्पेंस लिस्ट, नो एंट्री, मतलब जो भी स्टेट में जो भी मैंने यहाँ पे अपने स्टेप मेंशन कर रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रॉपर टैली में करके मैं अपना डाटा ओपन कर लेता हूँ, जिससे मुझे जिसमें मुझे आपको बताने हैं आगे के स्टेप। ये मैंने आपका अपना डाटा ओपन कर लिया। ठीक है। हमारी कंपनी है ये एस एंड एसोसिएट्स, इसका 80% बुक फाइनल का काम हो चुका है। तो मैं इसमें आपको डाटा बता रहा हूँ, जो 20% धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि बुक्स को फाइनल कैसे करते हैं लाइव, है ना। देखो, जो भी मैसेज मेरे को करना है चैट बॉक्स के थ्रू करिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप कमेंट मेंशन करिए, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊंगा, है ना। देखो, लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि ओपनिंग बैलेंस कैसे फीड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैसे फीड करते हैं, ऑल्टर में जाके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था, है ना, जिससे कि अगर कोई न्यू बच्चे होंगे, न्यू बच्चे ज्वाइन किया है, जिन्होंने न्यू स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको समझ में आ जाएगा। वाउचर टाइप में जाके फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे है, डाटा ओपन करेंगे हम। ऑल्टर पे जाके लेजर, देन क्रिएट, अगर आपको सिंगल लेजर क्रिएट करने हैं तो। और अगर आपके पास बहुत सारे लेजर हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस आपको पुट करना है अपने डाटा में, तो आप कैसे करेंगे। 400 अकाउंट में आके लेजर, देन यहाँ पे हम आ जाएंगे मल्टी मास्टर ऑल टैच। ठीक है। अब यहाँ आ जाता है मल्टी क्रेट। मल्टी क्रेट में जो भी आपके लेजर यहाँ डालिए और ओपनिंग बैलेंस फीड कर दीजिए। ठीक है, उनके ग्रुपिंग करके। और उसके बाद हमने देखा था लास्ट सेशन में कि अब इन ओपनिंग बैलेंस को फीड करने के बाद उनको रिकंसाइल कैसे करेंगे, मतलब मैच कैसे करेंगे ऑडिटेड बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, डिस्प्ले पे जाके ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बैलेंस शीट और पीएनएल बनते हैं वो सब ट्रायल बैलेंस पे बेस होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग हम चेक कर कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे हमने ट्रायल बैलेंस अपना ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे F12 करेंगे। F12 करने के बाद शो ओपनिंग बैलेंस यस कर देंगे। ठीक है। ट्रांजेक्शन हमें करंट ईयर की ट्रांजेक्शन नहीं देखनी है, क्योंकि अभी हम बुक फाइनलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप पे हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। ओपनिंग बैलेंस हमने फीड किए लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट से। ठीक है। सो ट्रांजेक्शन नो, सो क्लोजिंग बैलेंस नो। ठीक है। तो ये हमारे ऑल टाइम वन कर दोगे तो सारी ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे जो हमने फीड किए होंगे। ठीक है। तो ये मैंने जस्ट स्टेप बताया आपको कि ओपनिंग बैलेंसेस कैसे फीड करेंगे। अगर लेट सपोज आपके पास कोई काम आता है, ठीक है, कि आपको बुक फाइनल करना है और उसका टैक्स ऑडिट करना है, तो टैक्स ऑडिट करने से पहले हमें बुक फाइनल करनी। बुक फाइनल कैसे करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। क्लाइंट से हम लास्ट ईयर की उसकी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट लेंगे और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेंगे। देन हम जो बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे लास्ट ईयर के, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब जिस साल का आपको ऑडिट करना है। तो वहां पे ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे वो मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था। तो अगर किसी को डाउट है तो ओपनिंग बैलेंस कैसे फीड करते, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी है। ठीक है। और मैंने एक बार रिपीट करके भी बता दिया आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
नेक्स्ट स्टेप है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे, देखो बैंक रिकंसिलिएशन के दो तरीके होते हैं। एक तो लेट सपोज आपके पास एकदम कोई कंपनी आती है मार्च फेब मंथ में, और जिसका ऑडिट करना है, बुक्स फाइनल करनी है। अब फेब मंथ में कोई बुक्स आपको बनानी है प्रॉपर, तो आपको पूरी बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू, मतलब प्रॉपर चेक की एंट्री, जो भी हम चेक इशू करते हैं, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स इश्यू होंगे, वो आप मतलब प्रॉपर डे टू डे नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट होगी क्लाइंट की, वो डायरेक्ट मंगाएंगे और डायरेक्ट फीड कर लेंगे, जिससे कि बैंक रिकंसिलिएशन का थोड़ा वर्क कम हो जाता है, जिससे कि हमें उसका जो जिसकी बुक्स फाइनल करनी है, जिस जिस क्लाइंट की हमें बुक फाइनल करनी है, उसमें हमें ज्यादा टाइम ना देना पड़े। तो हम क्या करते हैं, उससे कह रहे थे भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो आप लास्ट ईयर की, मतलब जिस ईयर का हमें टैक्स ऑडिट करना है उसकी हम बैंक स्टेटमेंट मंगा लेते हैं, और उसको हम डायरेक्ट फीड कर लेते हैं। तो मेरे केस में तो ये है कि मैंने जस्ट बैंक स्टेटमेंट मंगाई है क्लाइंट को, उसको फीड कर लिया है। तो उसका बैंक रिकंसिलिएशन क्या कैसे करेंगे, सॉरी मैं ओपन कर लेता हूँ अपना डाटा। जैसे अभी करंट का हमें बुक्स फाइनल करनी है 22-23 की, क्योंकि 22-23 अपना क्लोज हो चुका है। तो मैंने ओपन कर लिया 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। क्योंकि 22-23 का भी टैक्स ऑडिट होना बाकी है, और मतलब बुक्स फाइनल तो सभी की एटलीस्ट हो चुकी है। तो इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं हम। ठीक है, मैंने डाटा ओपन कर लिया 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। अब मैं ये बैंक ओपन करूंगा। देखो बैंक ओपन करूंगा तो मेरे पास कोटक का बैंक आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक मैं ओपन करूंगा, ठीक है। तो ये सारी एंट्री फीडेड है। देखो बुक फाइनल में आपको क्या करना है, आपको जस्ट डाटा को वेरीफाई करना है, डाटा को चेक करना है, डाटा को रिकंसाइल करना है आपको। तो अब ये सारे काम तो अकाउंटेंट आपको करके दे देगा कि बैंक जो भी ड्यूरिंग द ईयर काम हुआ होगा। मतलब उससे क्या करोगे, अब उससे बैंक स्टेटमेंट मंगा लोगे। बैंक स्टेटमेंट मंगाने के बाद आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट ओपन करने के साथ साथ आपको जिस सॉफ्टवेयर में डाटा फीड है उनका, उसको ओपन करना। अब यहाँ पे मैंने बैंक ओपन कर लिया, तो बैंक ओपन करने के साथ यहाँ पे इनका रनिंग बैलेंस ओपन कर लूंगा। रनिंग बैलेंस कैसे ओपन होएगा, अब आपने जब बैंक ओपन किया, लेजर बैंक का लेजर ओपन किया, तो यहाँ पे F12 करोगे। F12 करने के बाद यहाँ पे आ जाता है शो रनिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम उनका रनिंग बैलेंस चेक करेंगे। मतलब जो भी आपके पास स्टेटमेंट आई है क्लाइंट के थ्रू, और जो डाटा फीड है उसको मैच करेंगे। तो जस्ट उनको उनके बैंक का जो बैलेंस होगा वो रिकंसाइल करेंगे। तो आप अपना क्राइटेरिया खुद सेट कर सकते हैं कि मंथली क्लोजिंग बैलेंस मैच करना है या वीकली करना है। जैसे मेरा मेरा क्या तरीका है, मैं तो अगर मेरे पास कोई बुक्स आती है फाइनल, उसका टेस्ट ऑडिट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मंथ मंथ के एंड का बैलेंस होता है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे 20 अप्रैल का बैलेंस है, 31 मई का बैलेंस है जो आ रहा होगा, ठीक है। जून का बैलेंस क्या आ रहा होगा, मतलब क्लोजिंग डेट मंथ की, उसका क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लूंगा। ऐसे ऐसे जाते जाते मैं 31 मार्च का बैलेंस देखूंगा, जो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, वो बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस है कि या नहीं है। अगर मैच है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको रिकंसाइल, उसका डिफरेंस हमें एक्सेल पे क्रिएट करके उसको क्लाइंट को बता देना कि ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया बैंक रिकंसिलेशन का। तो नॉर्मली बैंक रिकंसिलेशन का इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं होता है, जस्ट आपको स्टेटमेंट देखना है, और उसको अगर फीड नहीं है तो उसको क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना, उसको बोलना है कि आप अपना बैंक फीड करके प्रॉपर मुझे बुक्स को डे टू डे मेंटेन करके मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो जब वो प्रोवाइड करके आपको देगा, तो आपको बैंक ओपन करना है, और उसके जो बैंक स्टेटमेंट है वो देख लेनी है, हार्ड कॉपी में लेनी है, ना कि सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी एडिटेबल हो सकती है। तो हार्ड कॉपी आपको क्लाइंट से लेनी है, और उसके क्लोजिंग बैलेंस आप क्राइटेरिया सेट कर लो कि आपको वीकली देखना है या मंथली देखना है। तो मैं तो अपना मंथली देख लेता हूँ, तो आप अपना क्राइटेरिया ऑन सेट कर सकते हैं, ऐसा कोई
ऐसा ऐसे कोई एक्ट में लिखा नहीं है आपको मंथली देखना है या वीकली देखना है। तो मैं तो मंथली देख लेता हूँ, जैसे अप्रैल का 30 अप्रैल में, मई का 31 मई में, जून का 30 जून में। तो मैं मंथली सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका क्या है बैंक रिकंसिलिएशन का, कि आपको क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट लेनी है और उसको फीड करनी है। फीड करने के बाद उसको उनका क्लोजिंग बैलेंस मैच करना है, कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आ गया बैंक रिकंसिलिएशन का पहला तरीका। अगर आपकी बुक्स एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर आती है और उसका बुक्स फाइनल, आपको बुक्स फाइनल करके उसका टैक्स ऑडिट करना है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बैंक रिकंसिलिएशन का क्या होता है, आप डे टू डे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और डे टू डे एंट्री करने के साथ साथ उसमें चेक वगैरह की, क्योंकि कुछ चेक ऐसे होते हैं जो पोस्ट पोस्ट डेटेड होते हैं, जो कि ईयर क्लोज होने के बाद क्लियर होते हैं। तो तो उनका बैलेंसेस कैसे हमें मेंटेन करना है, तो उसमें क्या होता है, जो आपको आपकी जो एंट्री होती है चेक की जो पोस्ट डेटेड होती है वो एंट्री, लेट सपोज ये तो डायरेक्ट मैंने बैंक स्टेटमेंट से चढ़ाया है, ठीक है। अगर मैं बैंक मतलब डे टू डे चढ़ाता, इसमें चेक उनके क्या इश्यू हो रहे हैं, लेट सपोज कोई चेक होता जिसके चेक डेट होती अप्रैल की, ठीक है, लेकिन इश्यू अप कर दिया है, सॉरी, इश्यू अप कर दिया है, इश्यू अप कर दिया है, लेकिन अब वो क्लियर कब होएगा, वो मार्च के बाद होएगा। और चेक डेट हमने और इशू अप कर दिया, मतलब इशू डेट क्या होगी, अब मार्च की होगी, और क्लियर कब होएगा, अप्रैल में होएगा। तो अप्रैल में होएगा तो इससे क्या होएगा कि मतलब जो बैंक स्टेटमेंट और जो बैंक रिकंसिलिएशन का बैलेंस है वो डिफरेंस करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि जो चेक अप्रैल में इश्यू होएगा, तो अप्रैल में इश्यू जो अप्रैल में सॉरी जो अप्रैल में क्लियर होएगा जाके चेक आपका, वो लेकिन बुक्स में तो मार्च में चला गया है, क्योंकि बुक्स में तो आप चेक की एंट्री करोगे ना, जो इंस्ट्रूमेंट डेट होगी चेक की उसके हिसाब से आप एंट्री कर दोगे। लेट सपोज मैं एज एग्जांपल बता देता हूँ, हमने कोई चेक इशू किया 28 मार्च का, ठीक है। अब उस हमने किसी पार्टी को पेमेंट कर दी, लेट सपोज मैं बता देता हूँ, ये मैंने कोई पार्टी ले ली, ये सिंगल एंट्री मोड कर रखा है, तो मैं यहाँ बैंक को ले लेता हूँ अपना, और ये मैंने पार्टी ले ली, ठीक है। मैं नॉर्मली कुछ भी बैलेंस ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये 5,000 का मैंने कोई चेक दिया होगा पार्टी को, ठीक है। अब ये देखो ये डिटेल ओपन हुई, अब मैं यहाँ चेक की एंट्री करूंगा, यहाँ पे चेक रेंज उसका नंबर और डेट डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन डेट तो मार्च की है और चेक क्लियर होएगा जाके अप्रैल में। लेट्स, क्योंकि कुछ चेक ऐसे होते हैं जो अप्रैल में क्लियर होता है, कोई कोई क्लाइंट मार्च का चेक भी, अगर लेट सपोज मार्च का चेक भी कई बार अप्रैल में लगता है, तो कोई क्लाइंट भूल जाता है या नहीं लगाता है जानबूझ के, तो अप्रैल में लगाता है जाके, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो अब क्या है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और जो हमारी बुक्स का बैलेंस होगा उसका वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि वो उस जो वो चेक है हमारे, जो हमारे अप्रैल में क्लियर हुए हैं उनका रिकॉर्ड बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन में, कि ये चेक हमारे अप्रैल में क्लियर होंगे जाके, ठीक है जी। तो अप्रैल वाली मतलब अब क्या, अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट होता है, कई बार मेरे पास क्वेरी भी आती है कि वो पूछता है कि सर हमारा बुक्स का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वेरी कर रहा है। तो उन्हें मुझे समझाना पड़ता है कि कुछ चेक ऐसे होंगे जो मार्च के चेक अप्रैल में क्लियर हुए होंगे, लेकिन एज पर लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो हमें बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस डालना है बैंक का, वो हमारा बुक का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, बुक का बैलेंस लेना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं लेना है। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन मेंटेन कर रहे हो, डे टू डे चेक की एंट्रीज हो रही हैं प्रॉपर, तो आपको क्या करना है, बुक्स का बैलेंस लेना है। और बुक्स और जो बैंक स्टेटमेंट और आपकी बुक्स में डिफरेंस आ रहा है उसको आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कि ये चेक हैं जो अप्रैल में क्लियर हुए हैं लेकिन बट हमारे पास से जा चुके हैं, क्योंकि चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन का आपको समझ में आएगा, कुछ डाउट है तो बताइए। मैंने 2 तरीके बता दिए आपको।
पहला तो डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट एंट्री फीड कर लो और उसका मंथली क्लोजिंग बैलेंस मैच कर लो कि प्रॉपर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टेटमेंट। अगर डे टू डे बैंक मेंटेन हो रही है, चेक की एंट्री हो रही है, तो दूसरा तरीका ये है कि आपको बुक का बैलेंस लेना पड़ेगा। और जो डिफरेंस है बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस और आपके बुक बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको बुक का बैलेंस लेना पड़ेगा इसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बुक फाइनल करते टाइम आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आ जाता है रिकंसाइल सेल परचेज आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स राइट टू जीएसटी रिटर्न। देखो, अब इसको बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। देखो, ये हमारा सेल रजिस्टर हो गया। ये हमारा सेल रजिस्टर होगा जो हमने पूरे साल अपनी बिलिंग की होगी। ठीक है जी, अब ये बिलिंग जीएसटी पे भी गई होगी हमारी, और ये बिलिंग जीएसटी किस में गई होगी, जीएसटी या आर1 में गई होगी। तो आर1 में जो सेल गई है वो हमारी बुक्स की सेल से मैच है या नहीं है, उसको रिको करना है। तो उसको रिकंसिलेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप टैली में बुक्स फाइनल कर रहे हो तो यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स आर1। ठीक है, सबसे पहले तो हम आर1 अपनी बुक्स की आर1 जीएसटी की आर1 से मैच करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, हमने अब हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। फर्स्ट स्टेप ओपनिंग बैलेंस का, सेकंड स्टेप बैंक रिकंसिलिएशन का, थर्ड स्टेप क्या है, हमारी सेल और परचेस जीएसटी के पोर्टल से मैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैच करने का क्या क्राइटेरिया होता है कि आप अपनी टैक्स की रिपोर्ट जो बुक्स में है, मतलब जीएसटी रिपोर्ट, वो ओपन कर लेंगे। तो मैंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 से तक का अपना ये पूरा ईयर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे टोटल टैक्सेबल सेल देखनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरी टोटल टैक्सेबल सेल कितनी आ रही है, 1 CR प्लस में आ रही है, 1 CR 37,28,620 रुपीज आ रही है। ठीक है, तो ये जो सेल है वो हमारे जीएसटी आर1 की सेल से मैच होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये सीजीएसटी एसजीएसटी में हमने पे किया है और आईजीएसटी में जो हमने पे किया है वो हमारी आर1 से मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं है, अगर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको रखना है। अब मैं इसको बता देता हूँ क्राइटेरिया कि कैसे मैच करोगे आप। ठीक है, जैसे मैं बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ, देखो ये रही, ये देखो, ये मैंने एक्सेल पे फॉर्मेट बनाया आर रिकंसिलिएशन करने के लिए, फिगर्स का रिकंसिलिएशन करने के लिए। अगर बिल का रिकंसिलिएशन करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या आप आपको एक्सेल अच्छी तरह आता है तो आप बिल टू बिल को रिकंसाइल कर सकते हो आर1 के साथ। ठीक है, तो मेरा बिल टू बिल रिकंसाइल का नहीं है, मुझे फिगर्स देखनी है, क्योंकि आप जब बुक्स फाइनल करने बैठोगे, आप ऑडिटर हो, बुक्स फाइनल करने बैठोगे, तो आप तो फिगर्स देखोगे ना, बिल टू बिल तो पॉसिबल ही नहीं है आप बिल टू बिल चेक करोगे कि लेट सपोज 1000 बिल है, तो अब 1000 बिल को कैसे रिकवर करोगे, आप तो टोटल फिगर्स चेक करोगे पूरे ईयर की जीएसटी पोर्टल से बुक्स की मैच है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे हमारा एज पर जीएसटी आर1 टैक्सेबल वैल्यू टोटल टैक्स आईजीएसटी एज पर 3B। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगा एज पर बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एज पर बुक्स में जो हमारे पूरे साल की वैल्यू है वो डाल लेंगे। जैसे 1 करोड़ 37 लाख है तो 1 करोड़ 37 लाख 28,620.68। ठीक है, 3,83,862.33। सॉरी, मैंने टोटल टैक्स में डाल दिया, ये हमारी आई सीजीएसटी की फिगर है। यहाँ मैं ऊपर से फॉर्मूला लगा देता हूँ। आईजीएसटी में हमारा कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, बुक्स में देखोगे तो आप एसजीएसटी में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी टोटल सेल आ गई एज पर बुक्स। ठीक है,
ऐसे ही आप यहाँ पे R1 की फिगर पुट कर लोगे। मैं अभी इनको 0 कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, बुक्स की सेल अपने हमने डाल ओपन कर ली एच पर GST R1। ठीक है, जो बुक्स के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे आप R1 की सेल डाल लोगे। R1 की सेल कैसे डालोगे, आप अपनी GST पोर्टल से R1 की जो फॉर्म्स है वो डाउनलोड कर लोगे, और जो वहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ रही है मंथली, उसको मंथली सम कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, उसको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल लोगे। तो मेरे केस में मेरी रिटर्न प्रॉपर मैच है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन R1 एंड बुक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, GST R1 को बुक्स में से माइनस कर दूंगा। तो ये हमारी सेल 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उस डिफरेंस का आपको रीजन पता होना चाहिए, और वो डिफरेंस हमारा GST के एनुअल रिटर्न में या फिर आगे जो मंथ आते हैं नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स में हमने क्लियर किया है या नहीं किया है, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट बताने का क्या है कि रिकंसाइल आपको कैसे करना है बुक की सेल को GST की सेल से। ठीक है, इसके बाद हमारी 3B की सेल आ जाती है। तो 3B की भी आप फॉर्म डाउनलोड करोगे पोर्टल से, और वहां पे जो भी आपकी GST R1 3B में टैक्सेबल वैल्यू आ रही होगी उसको ऐड कर लोगे। तो देखो मेरे केस में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तरीका क्या होता है। मैं आपको फॉर्म्स करके डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि यहाँ से वैल्यू उठानी है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस आ जाएगा, लेकिन आपको मैं तरीका बताते जा रहा हूँ जिससे आपको तरीका याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे केस में इस बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं यहाँ लिख लूंगा डिफरेंस बिटवीन 3B एंड बुक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3B से बुक्स की सेल को माइनस कर लूंगा। ये हो गया नील, मतलब मेरी 3B से बुक्स की सेल भी मैच है। ठीक है, तो हमें बुक्स फाइनल करते टाइम क्या देखना है कि GST की सेल हमारी बुक्स की सेल से मैच होनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंस है तो उसका आपको डिफरेंस का रीजन ढूंढना है, और उस लेट सपोज कोई बिल छूट गया, हमारा रीजन बता देता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर हमारा कोई बिल छूट गया, मार्च का बिल बुक्स में था लेकिन रिटर्न में छूट गया, और वो हमने अप्रैल मंथ में डाल दिया जाके, क्योंकि पार्टी को तो B2B बिल देखना है, और वो हमने अप्रैल में डाल दिया। ये आपको किसने बताई इन्फॉर्मेशन, ये जो वहां का अकाउंटेंट है फर्म का, उसने बताया कि सर हमारे एक बिल छूट गया था जिससे कि R1 और बुक्स में डिफरेंस करेगा वैल्यूज का। तो वो बिल आपको हार्ड कॉपी अपने पास रिकॉर्ड में रखनी है, जिससे कि कल को कुछ स्क्रूटनी में अगर रिटर्न आती है, या बुक जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी में आती है, तो आप जो ऑडिटर हो आप अपने आप को बता पाओ कि ये डिफरेंस था, इस बिल का डिफरेंस था, और इस बिल का डिफरेंस इन्होंने अप्रैल में डाला है, और इसको इन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न में भी दिखा दिया है उस फाइनेंशियल ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये बिल डालना चाहिए था। तो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे आपका R1 और 3B, मतलब GST R1 और 3B बुक्स की सेल से मैच होने चाहिए। ठीक है, बुक्स फाइनल करते टाइम। इसमें कुछ डाउट है तो आप बताइए, चैट के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू मैसेज कीजिए मुझे, यहाँ तक कुछ डाउट है तो। मैंने आपको बताया था कि रिकंसाइल द सेल विद GST रिटर्न, तो GST रिटर्न की हमें फिगर्स मैच करनी है। फिगर्स कैसे मैच करनी है कि हमें टैली का अपना GST रिपोर्ट ओपन करनी है, टोटल सेल्स, और वहां से हमें जस्ट एक एक्सेल बनाना है, वहां पर अपनी एच पर बुक्स सेल डालनी है, और R1 के अकॉर्डिंग डालनी है, और 3B के डालनी है, फिर उनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए बुक्स को और GST के साथ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपना हम परचेज को मैच करेंगे। ठीक है,
परचेज को मैच करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट और 2A, क्योंकि परचेज हमारी किसमें डिस्क्लोज होती है, GSTR 2 में। हम अपना फाइनेंशियल ईयर ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कर लेंगे F12 करके, यहाँ हम कर देंगे शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम। ठीक है, या यस कर देंगे। ठीक है, ये आगे हमारी GSTR 2 है। इसी की तरह सेम, जैसे मैंने R1 और बुक्स को बताया ना मैच कैसे करनी है, फिगर्स की क्लोजिंग टोटल फिगर्स जो हमारी सेल हुई है विद इन ईयर, उसको जैसे हमने सेल को मैंने बताया वैसे ही हम परचेज को देखेंगे यहाँ पे। ठीक, परचेज अपने एज पर बुक डाल लेंगे, तो IGST डालेंगे, CGST डालेंगे, और एज पर 2A, जो 2A के अकॉर्डिंग, मतलब 2A क्या होता है, 2A में जो हमारी, जो हम जब हम R1 फाइल करते हैं तो वो R1 सामने वाले सामने वाली पार्टी को किस में दिखाई देगी, उनको हमारी बिल्स 2A में दिखाई देती है। तो अब 2B भी आ गया है, तो 2B अब ये 2B, अब 2B के अकॉर्डिंग हमें हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 2B भी मेंशन कर देता हूँ स्लैश डाल के। ठीक है, तो आपको अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग परचेज डालनी है, जैसे मैंने GST रिपोर्ट ओपन की और यहाँ से अपनी टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, और IGST CGST HGST, तो उसको अमाउंट को आपको यहाँ डाल लेना है, पुट कर लेना है। ठीक है, और 2A और 2B को, 2B को मतलब आप अपनी 2B डाउनलोड करोगे कहाँ से, GST पोर्टल से। 2B और 2A में ये डिफरेंस है थोड़ा, कि जो लेट फाइल इनवॉइसेस होते हैं वो 2B में उस मंथ में दिखाई देंगे जिस मंथ फाइल हुए हैं, और 2A में इनवॉइस डेट के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे जो इनवॉइस लेट फाइल हुए हैं। ठीक है, तो 2A और 2B में ये डिफरेंस है। तो बेस्ट बेस्ट तरीका ये है कि आप 2A और 2B, आप आपको अपने अनुसार चलना है कि आप 2A को फॉलो कर रहे हो या 2B के फॉलो कर रहे हो। तो अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि आप 2B को लेके चलेंगे, जो इनपुट क्लेम करना है आपको 2B के अकॉर्डिंग करेगा, तो मैंने 2B की फिगर्स यहाँ डालने ली है। 2B की फिगर्स कैसे आएगी, आपको GST पोर्टल लॉग इन करके 2B के फॉर्म्स डाउनलोड कर लेने हैं, और उसमें जो भी आपकी मंथली फिगर्स आ रही है उसको आपको यहाँ डाल लेना है, पुट कर लेना है। ठीक है, डालने के बाद, पुट करने के बाद सॉरी, पुट करने के बाद आपको उनका डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ मैं बना देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन, क्या होएगा, 2A या 2B एंड बुक्स। ठीक है, 3B एंड बुक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बुक्स को 2A से माइनस कर देंगे, या फिर आप ये कर लो 2A को बुक से कर लो। हमें चलना किस अकॉर्डिंग है, वैसे हमें बुक्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो हमारी बुक्स बोल रही है वो हमारी GST रिटर्न बोलनी चाहिए, मतलब वो जो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग फिगर्स आ रही है वो हमारी GST रिटर्न में भी फाइलिंग होनी चाहिए उस फिगर्स की। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, बुक्स और 2A या 2B का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम 3B का कर लेंगे, मतलब हमारी बुक्स में क्या इनपुट था और हमने 3B में अपना क्या क्लेम किया है, GSTR 3B में। क्योंकि 3B में इनपुट कैसे क्लेम करोगे, जो आपकी बुक्स कह रही होगी। कई बार क्या होता है डिफरेंस आ जाते हैं, तो उस डिफरेंस को भी देखना कि, क्योंकि हमारा बुक्स और 3B भी मैच होना चाहिए। लेट सपोज कई बार क्या होता है पार्टी ज्यादा इनपुट क्लेम कर लेती हैं और वो इनपुट को रिवर्स भी नहीं करती हैं, और इस पे रिवर्स रिवर्स ना करने पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों जाएगा। तो जब आप बुक फाइनल करोगे तो आपको ये भी देखना है कि पार्टी ने इनपुट ज्यादा क्लेम ना किया हो, और आप कोई 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट का इनपुट भी ना लिया हो, तो वो भी देखना होता है बुक फाइनल के टाइम। तो अब मैं क्या करूंगा, बुक्स और 3B का डिफरेंस कर लूंगा। मैंने यहाँ 3B की अमाउंट डालने रखी क्योंकि मेरा 3B मैच है, तो मैं यहाँ जस्ट फिगर्स मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब बताता हूँ। डिफरेंस में क्या हो सकता है,
कुछ बिल ऐसे होंगे जो 2A और 2B में एक्स्ट्रा आ रहे होंगे और आपने बुक्स में फीड नहीं किए होंगे। लेट सपोज कई बार क्या होता है, जो पार्टी होती है इनपुट क्लेम करने के लिए, जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें वो जीएसटी नंबर अपना करवा देते हैं इनवॉइस में, जिससे उनको इनपुट मिल जाए। लेकिन जो जो उनकी रिटर्न फाइल कर रहा होगा उसको पता होना चाहिए कि 17(5) के अकॉर्डिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर का इनपुट हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेगा कि वो 2A 2B में तो इनवॉइस आ गए, लेकिन हमने बुक्स में तो फीड किए नहीं। तो ये डिफरेंस उसी चीज का आ रहा है। देखो फिगर्स माइनस में आ रही है, मतलब हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग तो वैल्यू इतनी थी और 2A के अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू आ रही है, मतलब 2A 2B में इनवॉइसेस ज्यादा आ रहे हैं जो हमने क्लेम नहीं किए हैं, जो हम जिसके लिए हम इलिजिबल नहीं थे। तो हमने वो फिगर्स निकाल ली। अब हमें पता चल गया कि बुक्स और 2A कैसे मैच करना है, फिगर्स मैच करनी है और उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। लेट सपोज ये प्लस में फिगर्स आती, मतलब इसमें क्या है, हमने बुक्स और 2A के अकॉर्डिंग हमारा मतलब इनपुट हमने कम ही क्लेम किया है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि कम इनपुट ले लो वो ठीक है, ज्यादा इनपुट लोगे तो आपको इंटरेस्ट और लाइट फीस देना पड़ जाएगा। तो हमारी केस में क्या है, नेगेटिव में फिगर्स आ रही है, मतलब हमने इनपुट कम क्लेम कर रखा है, ठीक है कोई इशू नहीं है। ये- अब अब क्या करेंगे, अब 3B को मैच करेंगे कि 3B और एज पर बुक्स हमारा प्रॉपर मैच होना चाहिए। देखो जैसे मेरी टैक्सेबल वैल्यू तो मैच है, लेकिन आईजीएसटी भी मैच, सी और एस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम 3B फाइल करते हैं ना, तो टैक्सेबल वैल्यू तो सही हो जाती है, लेकिन कई बार हम कुछ एडजस्टमेंट के चक्कर में फिगर्स को अप डाउन कर देते हैं, जिससे कि 3B में डिफरेंस आना आ जाता है। तो इस ये 3B और बुक्स में डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस आ रहा तो आपको इस डिफरेंस को नोटिस करना है और इसका रीजन ढूंढना है। रीजन क्या हो सकता है, क्या कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का इंप्रेशन इस पे आ जाता है, लेट फाइलिंग इनवॉइस का इंप्रेशन आ जाता है। तो तो ये सारे रीजन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बुक्स और 2 या 3B मैच होनी चाहिए बुक्स के अकॉर्डिंग। जो बुक्स आपकी बोल दी है वो जीएसटी रिटर्न बोलनी चाहिए, मतलब जो आपकी फाइलिंग बुक्स में की गई है वही 2A 3B में। 2A में तो एक्स्ट्रा आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सामने वाली पार्टी फाइल कर रही है। 3B तो आप फाइल कर रहे हो, तो 3B तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैच होनी चाहिए, ये सारी फिगर्स हमारी जीरो होनी चाहिए। ठीक है। अगर 3B में आपने लेट सपोज ये फिगर, लेट सपोज जो बुक्स है और 3B में हमारा डिफरेंस क्रिएट है, मतलब हमने इनपुट ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो उस इनपुट को आपको नोटिस मतलब आपको नोटिस करना है और पार्टी को बोलना है कि आपको इंटरेस्ट ये DRC 03 की तरह आपको क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा किसको, इनपुट को। ठीक है। मेरा कंसेप्ट ये है, बुक्स फाइनल करते टाइम हमें देख लेना है कि R1 और 3B और 2A हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। अब आप पूछोगे कि ये फिगर्स कहाँ से आएगी, ये तो फिगर्स आप जीएसटी आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन करोगे पोर्टल, तो वहां से आइए और वहां से आप फिगर्स डालोगे मंथली रिटर्न्स को डाउनलोड करके। ठीक है। अब हम आगे के कंसेप्ट पे आ जाते हैं अपने। क्लियर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट ये होता है कि आप जब डे टू डे एंट्री मेंटेन करने हो तो आपकी बुक्स में कोई भी सस्पेंस की एंट्री नहीं होनी चाहिए, सारी सस्पेंस की एंट्री क्लियर होनी चाहिए। सस्पेंस का मतलब है कि कई बार अकाउंटेंट एंट्री करता रहता है और कुछ एंट्री का उसको पता नहीं होता कि ओनर ने कहाँ पे पेमेंट कर दी है। तो उसको जस्ट कोऑर्डिनेट करना है ओनर या बैंक के साथ, क्योंकि बैंक को भी पता होगा कि ये किस पार्टी को पेमेंट हुई है, किस रिगार्डिंग हुई है। तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस सस्पेंस एंट्री को क्लियर करना है, मतलब ये जो हमारा सस्पेंस है ये पूरा जीरो होना चाहिए, नील होना चाहिए। अगर नील नहीं है तो इसको क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं है तो आप इसके आगे बैलेंस शीट बना ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, बुक्स सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कर रखना है, क्लियर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मैंने मतलब बता दिया, अगर सस्पेंस अकाउंट का मतलब नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप और चैट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। नो एंट्री ऑन हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे।
मतलब जो हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं उसमें कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, गांधी जयंती होती है, और इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो मतलब जो भी हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं उस दिन कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होनी चाहिए, उसको आपको चेक करना है प्रॉपर। ठीक है, कुछ डाउट है तो बताइए आप, यहाँ तक कुछ डाउट है? हमें पहले ओपनिंग बैलेंस करने हैं, फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट देखना है, उसको प्रिपेयर करना है, फिर सेल परचेज को जीएसटी रिटर्न से मैच करना है। इसके आगे अब सस्पेंस अकाउंट देख लिया कि सस्पेंस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारी, सारे सस्पेंस क्लियर होने चाहिए। बैंक रिकन्सिलेशन देख लिया, सेल परचेज कैसे मैच करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैसे मैच करेंगे वो देख लिया, क्लियर सस्पेंस अकाउंट देख लिया। नो एंट्री हमें पता चल गया, नो एंट्री होली नेशनल हॉलीडे क्या है, 2 अक्टूबर, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इस दिन कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए जो नेशनल हॉलीडे होते हैं। ठीक है, अब आता स्टॉक। अगर स्टॉक है, जो आप स्टॉक देखो, स्टॉक का क्या होता है, मैं स्टॉक का दिखा देता हूँ। देखो मेरे केस में स्टॉक अभी नील है, क्योंकि जो आया वो आउट, जो इन हुआ वो आउट हो चुका है। तो मेरे केस में जैसे परचेसिंग हुई है और सेल हुई है, तो स्टॉक क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, आपकी कॉस्ट वैल्यू पे, जो भी कॉस्ट मतलब जिस पे आपने परचेस किया वो वैल्यू आपकी क्लोजिंग बैलेंस में शो करेगी, नहीं तो आपको एनआरवी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट का मतलब समझ गया, समझ गए आप लोग कॉस्ट का मतलब क्या है ना? देन आ जाता है कस्टमर, एक्सट्रैक्ट द कस्टमर द वेंडर लेजर एंड बैलेंस कंफर्मेशन लेटर टू देम। अब आपको क्या करना है, किसी आपको, आप जो आपके वेंडर है, जो लेजर है, आप डाटा क्रेडिटर है, उनके बैलेंसेस कंफर्म करने हैं। बैलेंसेस कैसे कंफर्म करने हैं, देखो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आके, बैलेंस शीट पे आके, यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, जो आपके डेटर्स हैं, सबसे पहले तो हमें क्रेडिटर्स क्लियर करने हैं। क्रेडिटर्स किधर आते हैं, करंट लाइबिलिटी में, सन्डी क्रेडिटर्स पे आ गए। यहाँ पे हमारी जो क्रेडिटर्स है वो सारे क्लियर होने चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो उनको कंफर्मेशन लेजर सेंड करना है। कंफर्मेशन लेजर कैसे सेंड करेंगे, यहाँ पे ओल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, और फिर हम उनको लेजर सेंड करेंगे। आपको क्या करना है, इसको हमें सेंड कर लेना है। ये देखो आ गया कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्या करना है आपको, गेटवे ऑफ टैली से, गेटवे ऑफ टैली फिर से मैं बता रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, बैलेंस शीट, देन करंट लायबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर पे जाना, जो हमारी लिस्ट आ रही है उसमें से जो भी लेजर पेंडिंग मतलब हमारे ड्यू दिख रहे हैं, जिनकी पेमेंट जानी है, तो उनको हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है उनसे। तो हम सबसे पहले अपना कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, हम एज पर हमारे हमारे अकॉर्डिंग, हमारा आपका बैलेंस ये आ रहा है, हमारी बुक्स में ये ड्यू है, तो आप प्लीज कंफर्म कीजिए। तो आप क्या करोगे, ऑल टी करोगे, ऑल टी एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे F12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिपोर्ट टाइप, लेजर अकाउंट में जाके कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये आप कर दोगे सेंड। देखो ये क्या आ गया, फ्रॉम SNS, और जो पार्टी है उसको हम उसका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसको स्टैम्प विद साइन, आप इसको पार्टी को शेयर करोगे और उनसे कंफर्मेशन लोगे, फिर वो इस पे अपना कंफर्मेशन ऑफ लेजर आपकी मेल पे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कि हमारे अकॉर्डिंग भी आपका बैलेंस हमारी बुक्स में ड्यू है और ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट आपको पता चल गया कि कैसे करेंगे, कंफर्मेशन पता चल गया आपको। नीड टू पास बैड डेब्ट एंट्री डिस्कस, अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी आपको डेटर आपका, आपको पैसे नहीं दे रही है और वो मतलब बैड डेब्ट हो गया, मतलब वो लॉस हो गया आपको और मना कर रही है, डिनाई कर रही है पेमेंट देने के लिए, तो आपको उन मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है और उसको बैड डेब्ट करना है। उसकी एंट्री 31 मार्च में आके आपको, 31 मार्च में आके आपको क्या करना है, F7 करके 31 मार्च 2023 आगे आपको क्या करना है, उस डेटर को यहाँ बैड डेब्ट का लेजर, बैड डेब्ट का ग्रुपिंग करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और उसको बैड डेब्ट करके उस पार्टी को हमें क्रेडिट कर देना है, जो डेटर हमारा पैसा देगा नहीं। डेबिट हमें करना है बैड डेब्ट को, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड इनकम
क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो हमें हमारा लॉस है बैड डेब्ट, उसको डेबिट कर देना और क्रेडिट क्या कर देना हमारा जो पार्टी है, ठीक है। तो बैड डेब्ट की एंट्री मारनी है, करनी है अपन लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कैश एक्सपेंस आर विद इन लिमिट, नो नेगेटिव कैश बैलेंस थ्रू आउट द ईयर, नीट, ठीक है। अब इसको बताता हूँ कैश बैलेंस कैसे होएगा। देखो ये बहुत ध्यान से देखना है कैश वाला, क्योंकि कैश पे हैवी पेनल्टी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैश का लेजर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो डेट, ये अभी क्या आ रही है, डे टू डे एंट्री आ रही है, मतलब जिस डेट पे हमने एंट्री की होगी। और इसमें 3 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल की हिडन डेट है। और यहाँ पे अभी अब आप जब कैश का लेजर ओपन कर लोगे ना, तो जैसे मैंने कैश का लेजर ओपन किया, क्या गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद डिस्प्ले अकाउंट लेजर करोगे, तो शॉर्टकट की है लेजर को ओपन करने के लिए टैली में। अब यहाँ पे हम कैश का लेजर ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये कैश का लेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F12 शो रनिंग बैलेंस, शो रनिंग बैलेंस यस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे हमारे कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। टैली में अगर कोई नेगेटिव बैलेंस जाता है तो रेड मार्क से शो करने लगता है, लेकिन मेरे केस में कोई भी एंट्री क्या है, नेगेटिव में नहीं है, कैश नेगेटिव में नहीं, तो हम मेरी केस में कोई भी एंट्री रेड रिमार्क नहीं हो रही है। तो ये आपको चेक कर लेना है। ये तो एंट्री क्या है, आपको नहीं देख लिया कि यहाँ पे जो जो रनिंग बैलेंस हमारा अपना क्या नहीं जा रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है। अब इसमें देखना कि 3 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल में क्या हुआ है, क्या पता बुक्स में कुछ ऐसा कर दिया हो कि ये एंट्री 4 अप्रैल की एंट्री हो रखी हो, लेकिन आपको डिस्क्लोज नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, थ्रो आउट द ईयर, थ्रो आउट द ईयर को ओपन करना है। इसको क्या करना है, थ्रो आउट द ईयर ओपन करना। थ्रो आउट द ईयर मतलब पूरे साल का डे टू डे, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे लेजर में, कंट्रोल एच। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखो डेली ब्रेकअप, डेली ब्रेकअप आपको दिख रहा है। अब ये देखो एवरी डे की एंट्री आपको शो हो गई, मतलब एवरी डे आपको चेक करना है कैश हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये मैंने देखो डे टू डे की एंट्री आ रही है, कोई भी एंट्री मिसिंग नहीं है, कोई भी एंट्री हाइड नहीं है, सारी एंट्री आ रही है। एंट्री हो रखी है या ना हो रखी है उस दिन, ऑन दिस डेट हमारी एंट्री शो हो रही है, ठीक है। तो हमारा कैश भी कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें बोला है कैश, जैसे इसमें बोला है कैश बैलेंस थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल हमारा कैश नो नेगेटिव। और अब विद इन लिमिट का मतलब बता देता हूँ मैं, विद इन लिमिट क्या है। विद इन लिमिट में आपको ये देखना है कि जो ये आपके एक्सपेंसेज हैं, जो आपके एक्सपेंसेज हैं, जो आपके कैश एक्सपेंसेज है, वो अबाउट 10,000 तो नहीं है, ठीक है। क्या देखना है कि जो आपके एक्सपेंसेस कैश के थ्रू, जिनकी पेमेंट कैश के थ्रू हुई है, उनकी पेमेंट, उनकी वो एंट्रियां 10,000 से ज्यादा की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं की है, 10,000 से नीचे, अगर 10,000 से ज्यादा एंट्री की है तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा वो एक्सपेंस, ठीक है। कैश एक्सपेंस में आपको देखना है, इसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन सी कैश ट्रांजेक्शन देखनी है। एक्सपेंस के केस में कौन सी देखनी, 10,000 लोन, अगर आपने लोन लिया है या दिया है तो कैश के थ्रू लोन 20,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है विद इन ईयर। 10,000, ठीक है, विद इन ईयर क्या है, 20,000 से ज्यादा हम किसी को कैश ले सकते हैं ना दे सकते हैं विद इन ईयर। 20,000 से नीचे 20,000, उस 20,000 से ज्यादा करेंगे पेनल्टी है उस पर 100% की, ठीक है। और अगर हम किसी को कैश, अगर कोई हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है और उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा पर डे पर पर्सन, 10,000 से नीचे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उससे नीचे आप एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, कैश बुक ओपन करके सारी एंट्री, जैसे मैंने अभी दिखाया थ्रू आउट द ईयर, सारी एंट्री आपको देखने की, कोई एक्सपेंस
10,000 से ज्यादा ना हो रखा हो, ठीक है। डिस्प्ले अकाउंट कैश लेजर करके आपको सारी एंट्रियां चेक करनी है प्रॉपर, है ना, थ्रू आउट द ईयर आके। तो कैश एक्सपेंस मैं इसके नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैश एक्सपेंस कौन कौन से कैश एक्सपेंस हमें देखने हैं, ठीक है। अभी यहां तक कोई डाउट है तो आप बताइए। हमने 9 पॉइंट कवर कर लिए हैं एटलीस्ट, यहाँ तक कवर कर लिया हमने। अगर इसमें कोई इश्यू है आपको बताइए, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को आप मैसेज कीजिए, कोई डाउट है। देखो हमने, मैं एक बार से जो आज हमने देखा है अपने सेशन में, उसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने हमें बुक फाइनल करने से पहले क्या करना है, बैलेंस, ऑडिटेड बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस डालने हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था फीड करके। फिर हमने देखा बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करना है। बैंक रिकन्सिलेशन का दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट से आप एंट्री फीड करके रिकनसाइल कर रहे हो, या फिर डे टू डे चेक की एंट्री हो रही है, जिसमें मैंने बताया कि अगर कोई चेक अप्रैल में जाके क्लियर हो रहा है तो उसको कैसे करना है हमें मेंटेन। बुक्स बैलेंस क्या होता है, बुक्स बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में, बैंक स्टेटमेंट की क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, वो बताया उसमें। अगर हम डे टू डे मेंटेन कर रहे हैं चाहे बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें से बुक बैलेंस का लेना है या हमें बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ठीक है। और फिर मैंने बताया सेल परचेज को जीएसटी के साथ कैसे मैच करेंगे, और फिर बताया मैंने कि सस्पेंस अकाउंट कैसे करेंगे हम। फिर मैंने बताया नेशनल हॉलीडे, जो हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं किसी हमारी कंट्री के, उस दिन कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। फिर स्टॉक का बताया, स्टॉक क्या है, जिस जो हमारी परचेज कॉस्ट है वो बुक्स में आपकी क्लोजिंग बैलेंस में शो होगी, और या फिर आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जो उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है वो हमें लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया वेंडर लेजर कंफर्मेशन लेजर कैसे सेंड करेंगे, एक्सपोर्ट करके दिखाया आपको। फिर मैंने बताया बैड डेब्ट क्या होता है और क्या डेटर कैसे जो अगर कोई डेटर पैसा नहीं दे रहा तो उसको एडजस्ट एंट्री कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर मैंने बताया कैश एक्सपेंस क्या है, कैश एक्सपेंस को थ्रू आउट द ईयर कैसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा नीड टू पास डेप्रिसिएशन एंट्री, मतलब WDV के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन एंट्री। डेप्रिसिएशन रेट डिसाइड किया गया एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो रेट देखेंगे, उस रेट की एंट्री कैसे पास करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को बताइए। अब मेरी क्लास, पहले हमारा शेड्यूल था संडे संडे, लेकिन अब शेड्यूल चेंज हो गया हमारी क्लासेस का, तो क्लासेस अब एवरी थर्सडे होंगी टैक्स ऑडिट की, टैक्स ऑडिट और बुक फिनलाइजेशन जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये मैंने स्टेप बताए हैं आपको। अगर बुक्स फाइनल, आपके पास कोई रिकॉर्डेड बुक्स आती है, बुक्स को अब उसको फाइनल कैसे करोगे अपने कंप्लाइंसेस के साथ चेक करते हुए, तो अभी मैंने नौ अपने जो मैंने आपको ये पीपीटी टाइम में मैंने आपको शेयर किया है, इसमें मैंने 9 स्टेप तक मैंने आपको बता दिया। अब इस आगे का मैं अगली क्लास में लूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन चैट के बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, तो उसको मैं अभी रिसोल्व कर लेते हैं। नहीं तो मैं इसके लिए आप बोला एक डाउट सेशन देख कर लेंगे। अरे एवरी संडे में डाउट सेशन करवा दूंगा एक बार, जिससे कि बच्चों को जो भी डाउट आ रहा है टैक्स ऑडिट बुक फाइनलाइजेशन, तो वो मेरे से डाउट क्लियर कर सके, है ना। ओके, आगे के जो पॉइंट है, टोटल कितने पॉइंट हमें, 21 पॉइंट है, ठीक है। इसमें आगे आगे बहुत चीजें आएंगी। एडवांस टैक्स का बताऊंगा, टीडीएस कैसे, एक्सेल शीट कैसे मेंटेन करनी, अभी तो बहुत चीज बताऊंगा मैं, इसमें बहुत चीजें बताने लायक है आपको, तो वो मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं एक्सेल में दिखाऊंगा कि एक्सेल अभी टैली में बुक्स रिकॉर्ड करने के बाद एक्सेल में कैसे लेके जाना है इसको, वो बताऊंगा। तो अभी बहुत चीजें देखनी बाकी है, अभी बहुत बड़ा कोर्स है ये, छोटा मोटा कोर्स नहीं है। टैक्स ऑडिट और बुक फाइनलाइजेशन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि पूरी बुक्स पूरे साल मेंटेन होती है, फिर उस बुक्स को फाइनल करना है, तो छोटा मोटा स्टेप नहीं है ये हमारे, बहुत बड़े स्टेप होते हैं। तो वो हम आगे वाले सेशन में अपना देखेंगे, है ना, जब के लिए। ठीक है जी।